हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट को समझने के पहले हमें पूरा का पूरा चैप्टर समझने के पहले हमें ये अपने आप को पूछना है कि मैं बैंक में कितनी बार गया हूं या गई हूं, और साथ ही साथ बैंक में जाके मैंने क्या किया है, क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है और क्या सीखा है। ये सब चीज हमें रिकलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकलेक्ट। रिकलेक्ट जब आप करोगे तब आपको उसका मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग एक स्किल आपकी डेवलप होने लगेगी कि हाँ, बैंक्स होते क्यों हैं। लेट अस आइडेंटिफाई। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है सो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक पे, जहां पे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या मैंने सही एनालिसिस किया। आगे समझेंगे इसको। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। देयर इज गोइंग टू बी 3 इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर। पहला इंट्रोडक्शन आपके सामने है, ठीक है। बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। चौथा 14th चैप्टर पार्ट 2 है आपका मैथ्स का, और बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ये आपके चैप्टर का नाम है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। व्हाट इज अ बैंक? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? क्या होता है बैंक? बैंक पर्पसली इसलिए बना था जहां पे आप अपने ऐसी चीज हैं जो आप घर पे नहीं रख सकते उसको वहां पे रखें। जैसे जैसे समय बदल गया वैसे वैसे बैंक्स के डेफिनेशंस, बैंक के पर्पस, बैंक का वर्क, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आई। अब बैंक क्या हो गया है? बैंक एक ऐसी जगह हो गई है जहां पे पैसा रखा तो जाता है, मतलब जहां पे आप अपने पैसे को डिपॉजिट तो करते हो, साथ ही साथ वो उनके रिटर्न्स में अब आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं। मतलब बैंक्स अभी आपको मोटिवेट करते हैं, अलग अलग टाइप के बैंक्स, कि आप आके हमारे बैंक में पैसे रखो। और जब आप पैसे रखते हो तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ उन लोग देते हैं। why you would be investing, yeah, you would be putting your money into the bank? So a bank is a governmental organization, government organization है। It is a government recognized, sorry I'm very sorry, it is a government recognized organization। क्योंकि क्या होता है, सारे बैंक्स गवर्नमेंट बैंक नहीं होते, लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। मतलब कल को कोई बैंक अगर आपका पैसा लेके चली जाती है, बैंक मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड हो, मतलब वो एक उसको एक मोहर लगा हुआ है कि हाँ ये बैंक अब काम करने के लिए एलिजिबल है, लोगों से ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल है, ये लोगों के पैसा लेके डिपॉजिट करवाने के लिए एलिजिबल है। बैंक के जो भी नॉर्म्स बताए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए हम इनको अलाउ करते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट जो उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा है गवर्नमेंट ने, वो बैंक्स को फॉलो करने हैं। दैट बैंक्स आर that organization which carries out transaction of money purposely, and it is the topmost जो एक मेन काम होता है बैंक का, transaction of money। it is a financial organization because finance relates to money। we need to be very prudent in spending the money we earn। हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम किसी पैसे को, कोई पैसा अर्न कर रहे हैं किसी भी सोर्स से। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी सेव मनी फॉर फ्यूचर। अपने सेविंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। एक्सपेंसेस में हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, घर बाय करने में हम इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन सच एज फॉर यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो वहां पे एग्रीकल्चर पे आप इन्वेस्ट करते हो। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है, आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट या यूज ऑफ दैट मनी। स्मॉल सेविंग्स made regularly accumulates up over a period of time, becomes a large amount and prove यूजफुल इन द फ्यूचर। जब आप छोटे छोटे पैसे आप बैंक में डालते हो सो उस वो ये थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट होता है। आपने देखा होगा जब आप घर में पैसे रखते हो या आपके मॉम या डैड आप जब घर में पैसा रखते हैं सो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, स्पेंड हो जाता है, कई चीजों में लग जाता है।
सो ऐसे केस में वी प्रिफर बैंक्स, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली, मतलब अगर हमारा बैंक्स में पैसा है तो हम हमारे घर में नहीं रखेंगे तो कम से कम हमारे हाथ से फ्रीक्वेंटली जाया नहीं करेगा। क्योंकि कई बार हमारे जो खर्चे होते हैं, जो हमारी स्पेंडिंग होती है, वो एक्चुअली इररिलेवेंट हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता बिकॉज लीजर, लग्जरी, ये सब चीजें डोमिनेट करती है। एन अमाउंट केप्ट इन अ बैंक रिमेन सेफ, ऑल्सो ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए वो अच्छे से ग्रो होता रहता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किन किन को जरूरत है? स्टूडेंट्स, आप जैसे बच्चों के लिए, जहाँ पे अगर बच्चों के पास पैसा नहीं है तो वो बैंक से लोन पेरेंट्स लेते हैं ताकि बच्चों का एजुकेशन करवा सके। फार्मर्स के लिए यूज होता है, फार्मर्स अपनी खेती के लिए यूज करते हैं मनी को, जो कि वो बैंक से बोरो करते हैं। कि हमें इतना इतना लाख रुपए चाहिए और हम इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या इतने हजार रुपए चाहिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सीड्स लेने में, पेस्टिसाइड्स लेने में, या मे बी वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स यूज करते हैं। बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, की यूज करते हैं अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, सो दैट वो कंट्री के बोलते हैं ना, कंट्री को डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट फंड करती है उनको, इसलिए बैंक्स उनको पैसे देती है। आप ग्रो करो, देश ग्रो करेगा। ठीक है। उसके बाद वुमेन सेविंग ग्रुप्स, कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि अपना एक सेविंग का ग्रुप बनाती हैं, जहाँ पे उन लोग अपना एक बोलते हैं ना, एक ग्रुप होता है फीमेल्स का जहाँ पे सेविंग्स करते हैं। सो ये तरह है, ये जो चीजें हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखा रही हैं हमें। अलग अलग जगह पे हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। सो बैंक्स बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। अभी बैंक्स में अगर हो तो आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। अकाउंट मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं, एक तरह से आपको एक टैग लग जाता है कि हाँ भाई, ये इंसान हमारे यहाँ आके पैसा डिपॉजिट कर सकता है, ये निकाल सकता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि उस बैंक में अकाउंट होने की वजह से हो जाते हैं, इसलिए आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। आपको कोई लोन लेना है तो आपको अकाउंट होना जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि ये इंसान का पूरा डिटेल क्या है, क्योंकि जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपका सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास जाता है थ्रू बैंक। सो बैंक आपका अकाउंट खुलवाती है, सारा डिटेल्स लेती है। दो टाइप के डिटेल्स लेते हैं बैंक वाले। रेसिडेंस का, आप जहाँ रहते हो, चाहे आप रेंटेड हो चाहे आप रहते हो ओनरशिप में, खुद का है आपका, सो उसका एड्रेस चाहिए। सो उसमें राशन कार्ड आ जाता है। आपके घर में देखो, पूछो पेरेंट्स को, आपके मॉम डैड को पूछो राशन कार्ड में क्या आपका नाम है, देखो वो है, प्रूफ दिखाता है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ। आप यहाँ के महाराष्ट्र के, आप ये हो, या पर्टिकुलर स्टेट के आप सिटी, या यहाँ पे रहने वाले यहाँ के ही आप मूलवासी हो। यू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी दिखाता है कि हाँ, ये इंसान कई सालों से इस पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रूफ होता है कि हाँ, ये यहाँ पे बंदा रहता है और इसका अग्रीमेंट है। जो भी है ओनर अगर है, वो जो भी ओनर उस पर्टिकुलर घर का है, लेकिन आप रेंटेड हो तो वो ओनर आपके साथ अग्रीमेंट करता है ना कि आप यहाँ पे रह सकते हो रेंट बेसिस पे। सो वो अपना बिल आपको सौंप देता है ताकि आप बिल भरा करो, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको भरना पड़ता है। सो इस तरह से लिंक होता है। अगर आपका खुद का नहीं होगा ओनरशिप तो ठीक है, आपके रेंटल अग्रीमेंट के बेसिस पे आपको पहचाना जाता है। आइडेंटिटी कार्ड अगर होगा, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये आपका रेसिडेंशियल प्रूफ आ जाता है। पैन कार्ड जो है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वहां पे एड्रेस नहीं लिखा होता है। पैन कार्ड पे एड्रेस लिखा नहीं होता है तो वो आइडेंटिटी प्रूफ है, इट इज नॉट ए रेसिडेंशियल प्रूफ। वोटर आईडी, आप वोट करते हो, अभी तो आप बच्चे हो तो आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन वोटर आईडी जो होता है वो भी अगेन आपका आईडी प्रूफ होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, वहां पे डिटेल एड्रेस नहीं होता। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ऐसे तरह बहुत सारी चीजें होती है जो कि आइडेंटिटी प्रूफ या रेसिडेंशियल प्रूफ में आती हैं और उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका रहना
और आपका चेहरा, ये आप कौन है, ये दो मैटर करता है। सेविंग्स अकाउंट इज मेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट्स मेजरली, सेविंग्स और करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट इज मेंट टू इंड्यूस हैबिट ऑफ सेविंग मनी। सो आप जब टिपिकली सेव करने के लिए अगर आप बैंक को चूज कर रहे हो तो आप सेविंग अकाउंट खुलाएं। An account holder can deposit money in savings account as and when it is available. जब आपके पास पैसा आ जाए आप जाके वहां पे डिपॉजिट कर दो, सेविंग्स हो गया आपका, सेविंग अकाउंट में चला जाएगा वो। He or she may also withdraw the amount, कभी भी आपको चाहिए तो यू कैन विड्रॉ द अमाउंट। फिर जब आप पैसा रखते हो बैंक में तो बैंक जनरली आपको सेविंग पे इंटरेस्ट देती है। अभी तो 4% या 6% तो नहीं रह गया है, इट इज लेस देन 4% और रिड्यूस ही होता रहेगा। See, so banks give an interest of 4 to 6%. No, actually book के हिसाब से आपको याद रखना 4 to 6%, करंट सिनारियो में इट इज नॉट 4%, इट इज लेस देन 4%। सी ठीक है, सो ये है रहा सेविंग्स अकाउंट के बाद। कस्टमर गेट फैसिलिटीज लाइक पासबुक मिलता है आपको। पासबुक मतलब पासबुक क्या होता है, जहाँ पे आपके अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स, आपके अकाउंट का जो आप पैसे देते हो विच इज नोन एज डेबिट, आपके अकाउंट से जो निकलता है उसको बोलते हैं डेबिट। आपके अकाउंट में जो पैसा आता है कहीं कोई कारणों की वजह से वो है क्रेडिट। सो डेबिट क्रेडिट ये दोनों का जो डिटेल होता है पासबुक में रहता है। चेक बुक में क्या होता है, इट इज अ स्लिप, एक टाइप ऑफ स्लिप, एक टाइप ऑफ पेपर होता है जो बैंक आपको देती है सो दैट आप उस पर साइन करके कितना अमाउंट आप अपने अकाउंट से निकालना चाहते हो वो चेक बुक होता है। वो चेक बुक में चेक्स होते हैं, वो चेक्स आप देते हो तो फिर आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन आपको अमाउंट और आपका सिग्नेचर लिखना पड़ता है, वहां पर करना पड़ता है। एटीएम कार्ड होता है, ये फैसिलिटीज देती है बैंक। एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉ कर सकते हो ओटीपी या जो भी आपका पिन डाल के। मोबाइल बैंकिंग होता है, एसएमएस बैंकिंग होता है, मैसेजेस के थ्रू या तो फिर आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग है, ये अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आपको बीइंग अ कस्टमर इन दैट पर्टिकुलर बैंक। Hope you're understanding this. We have to fill in certain printed slips. आपके पास अगर चेक नहीं, पैसे निकालना है आपको, आपके पास चेक नहीं है, यू हैव अ स्लिप जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करती है। जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपको प्रोवाइड करती है एक स्लिप जहां पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखोगे, आप अमाउंट लिखोगे, आप वहां पे सिग्नेचर करोगे और फिर आप बोलोगे बैंक को कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट भी आप लिखोगे। Every bank has its own different forms, but the information to be given is the same. There is another kind of bank which is known as a bank account which is known as current account. Important, we have seen the savings account, abhi hai current account. Money can be withdrawn from it at any number of times, but one does not get any interest on the account in this amount on this account. आपको वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अलग टाइप का अकाउंट है वो, आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो कितनी बार भी। टू गेट मोर इंटरेस्ट वी हैव टू कीप अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बैंक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप पैसा डालते हो बैंक में देते हो और आप निकालते हो कभी भी, सो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो है सेविंग्स का इंटरेस्ट। लेकिन आप अगर बैंक को बोलते हो कि मैं 2 साल तक या 3 साल तक या 1 साल तक पैसा ही नहीं निकालूंगा, सो बैंक के पास एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है कि यस ये बंदा 1 साल के लिए अपना पैसा नहीं पूछेगा। सो वो पैसा वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है ताकि वो खुद अर्न कर सके। वो अर्न करती है और उसी को वो घुमा के कहीं ना कहीं लगाती है, आपको इंटरेस्ट के रूप में देती है। अलग अलग तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, अर्न करती है। तरीका है अर्न करने का बैंक का। बैंक को भी पैसे की जरूरत है, उनके भी एम्प्लॉयज हैं, सो उनका भी पेमेंट उनको देखना पड़ता है। सो जब बैंक को आप बोल देते हो कि 1 साल के लिए हम पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, सो बैंक बोलती है ठीक है भाई, तू एक काम कर, तू मुझे लिखित में दे दे, अग्रीमेंट दे दे। सो वही है आपका फिक्स डिपॉजिट। आप क्या करते हो कि मैं पैसा 1 साल के लिए नहीं निकालूंगा, अगर निकालूंगा तो मुझे पेनल्टी लगे। सो इसलिए आप जब फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट 1 साल 1.5 साल जितने साल के लिए भी, महीनों के लिए भी, सो आप अगर निकाल लेते हो बीच में तो आपको ये लगता है, पेनल्टी लगती है।
रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आप हर महीने अपने अकाउंट से कुछ पैसा कटवाते रहोगे और वो आपके एक अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज मोर देन सेविंग्स अकाउंट। सो वो इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा और वही इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, सो इसलिए वो रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग मतलब बार बार आप पैसे, हर महीने आप पैसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आप अपने खुद के अकाउंट से उस रिकरिंग डिपॉजिट वाले अकाउंट पे ट्रांसफर करवाते हो। करेक्ट। उसके बाद डिपॉजिट जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है। सो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। सो अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो, आपको अभी क्या होता है, जब आप पैसा डालते हो, जब आप पैसा बैंक में रखते हो, सो आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है, उसका कैलकुलेशन क्या है। आप अगर 100 रुपीज आपके अकाउंट में रख रहे हो, बैंक में, बैंक के अकाउंट में रख रहे हो आप, सो आपको बेसिकली बैंक किस बेसिस पे आपको वो सपोज 3% का आपको रेट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3% कैसे देगी। क्या 100 रुपए का 3,000 रुपए दे देगी? नहीं देगी। क्या 100 रुपए का आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देगी? मे बी नहीं देगी। क्यों? कुछ तो कैलकुलेशन क्राइटेरिया होगा उनका। सो वो समझने के लिए हमें समझना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कौन से टर्म्स हैं। सो सबसे पहला टर्म आता है प्रिंसिपल। सबसे पहला टर्म आता है आपका प्रिंसिपल। आप जितना मनी देते हो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए वो आपका प्रिंसिपल होता है। आप गए बैंक में, आपने बोला मुझे मेरे अकाउंट में 100 रुपया डालना है, सो दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। आपने एक बार 100 रुपया डाल दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज द टर्मिनोलॉजी विच इज नोन एज इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का कुछ परसेंट होता है, दैट इज परसेंट पर एनम। परसेंट पर एनम के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सपोज आपको 100 रुपए पे 10% मिलता है। सो 100 रुपीज पे 5% अगर मिलता है तो लेट अस फाइंड कितना मिला आपको इंटरेस्ट के रूप में। सो इट इज 5% ऑफ 100। मैंने बोला आपको 5% मिलेगा। 100 रुपए आपने अगर डिपॉजिट किया तो आप बोले कि मुझे कितना मिला देखो तो। 100 रुपए तो आपको आपका मिल जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट 5% कितना होता है? सो इट इज 5% नहीं, चलो हम लोग 10% लेते ज्यादा बेटर होता है। 10% कैसे निकालते हो आप? इट इज ऑलरेडी हमने सीखा 10% मतलब 10/100 इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू 10 रुपीज। सो बेसिकली कैलकुलेशन ये कहता है कि 10 रुपीज आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए पे। अब सवाल आता है ये कितने महीने में मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, क्या रोज मिलेगा, एवरीडे बेसिस पे मिलेगा? नहीं, उसका भी एक एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ता है। सो उसके लिए हम लोग उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियड फॉर विच यू आर कीपिंग योर अमाउंट इन बैंक। सो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो प्रिंसिपल है, फिर रेट परसेंट है। रेट परसेंट है, ये रहा कितना परसेंट पे आपको वो पैसे का रिटर्न मिलेगा, वो रेट है। इंटरेस्ट है, आप जो इंटरेस्ट निकालते हो उसके बाद कितने साल के लिए आप रखते हो, वो भी एक पैरामीटर है। अभी उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कोई लोग क्या सोचते हैं कि मैं 6 महीने के लिए खाली रखना चाहता हूँ मेरे बैंक में पैसा। सो आपका जो फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो तो 6 महीने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, वो कैसे कैलकुलेशन होगा? सुबह उसका कैलकुलेशन करने का तरीका है, जहाँ पे प्रिंसिपल, पीरियड मतलब कितने समय के लिए आप पैसा रख रहे हो, 6 महीना विच इज हाफ ईयर। सो वो देखा जाता है। इंटरेस्ट कितना जमा हो, वो से ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो देखते हैं। उसके बाद में एक आ जाता है चीज विच इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। अभी क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग का जो दोनों एक्चुअली काफी चीजें मिलती जुलती है, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग। सिंपल इंटरेस्ट एक होता है जहाँ पे आप इंटरेस्ट ही निकालते हो, लेकिन एक मेथड है सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेथड है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अलग अलग सेक्शन है। हमें सीखना है सिंपल इंटरेस्ट बिकॉज ये फिलहाल कैलकुलेशन अंडरस्टैंडेबल
इजी है, समझने लायक है। सो सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे हम लोग। सो हम सिंपल इंटरेस्ट समझने जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए आपको इसका फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एक मिनट, इसका फॉर्मूला आपका है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ना, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल। अब देखो, P इंटू आर इंटू टी, P इज योर प्रिंसिपल, मतलब आप अभी बैंक में अगर जाते हो, सो कितना पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हो। सपोज आपने दिमाग में ये सोचा कि भाई मैं 100 रुपए डिपॉजिट करूंगा बैंक में, ठीक है। अब आप बैंक में गए, सो बैंक में आप जाके पता करोगे कि भाई 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सो जो बैंक वाले बोलते भाई साहब आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, इतना मिलता नहीं है, 10% के हिसाब से आपको आपके पैसे का रिटर्न मिलेगा, तो ठीक है, इट इज परसेंट पर एनम। सो अब यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला कि एक साल में जो टोटल पैसा आपका जो पैसा है उसको एक साल तक होल्ड करेंगे और बाद में उसका 10% निकाल के आपके पैसे के साथ आपको दे दिया जाएगा। सो आप बोलते हो ठीक है, 10% मेरा अर्निंग होगा, ओके। उसके बाद आपको पूछता है कि ठीक है, आप क्या एक साल के लिए रखना चाहते हो पैसा बैंक में? नहीं, वो बोलता है नहीं, मैं 3 साल के लिए रखूंगा, 2 साल के लिए रखूंगा। तो ठीक है, चलो आप फिलहाल 1 साल की बात करते हो, 1 ईयर के लिए रखते हो सपोज। सो आपका टाइम पीरियड फिक्स हो गया 1 ईयर। आप टाइम पीरियड 2 ईयर रखोगे तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद फाइनली आप निकालते हो उसका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते हो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। आप P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला याद रखो, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सो अगर मैं यही वैल्यू लेता हूं, अगर मैं लेता हूं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है, और मुझे पता चला, बैंक में बोला बैंक वाले ने कि 10% पर एनम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आप कितने साल के लिए रखना चाहते हो? 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए रखा। सो हाउ मच इज सिंपल इंटरेस्ट गैदर्ड? सो इट इज P विच इज 100 इंटू आर। आर का वैल्यू है 10 इंटू टी, 1/100। ये 100 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 10 एंड दिस इज इन रुपीस। सो अब आप कंक्लूड कर रहे हो अपने आप को कि यार 1 साल बाद तो 10 रुपए मिलेंगे। क्या मिलेगा? 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ओहो हो। सो क्या 10 ही रुपए मिलेंगे आपको? नहीं, 10 रुपए नहीं मिलेंगे आपको, आपका खुद का जो अमाउंट है ना 100 रुपए, वो भी मिलेगा। सो बेसिकली आप बाद में बोलते हो व्हाट इज योर अमाउंट, what is your amount, that is known as what is your maturity amount। 1 साल बाद जो भी ड्यूरेशन आपने फिक्स किया, 1 ईयर, सो 1 ईयर के बाद आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको? इट इज अमाउंट। हाउ मच अमाउंट हैव यू गैदर्ड? यू गैदर्ड द अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? अमाउंट मीन्स आपने जितना इन्वेस्ट किया था उस पे आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो। So amount is the principal plus simple interest. Please do understand, guys. It is very, very, very important. ट्राई करते हैं एक और एग्जाम्पल लेने का। सपोज आपने 1000 रुपीज रखा, किसमें? बैंक में रखा, ठीक है, और आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देती है पर एनम। 1 साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो आपको दिया जाएगा, और आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया अगेन 1 ईयर। सो फिर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। सो व्हाट इज P? 1000 रुपीज। आर क्या होगा? 5%। टी क्या होगा? 1 ईयर अपॉन 100। आपको वैल्यू डालनी है इंडिविजुअली। P का वैल्यू डालना है, आर का वैल्यू डालना है, टी का वैल्यू डालना है। आ रहा है समझ में? फिर आपको कैंसिलेशन करके देखना है। तो बेसिकली आपके पास 5 इंटू 10 50 रुपीज आ गए। सो आप एक चीज बोल सकते हो कि 1 साल के लिए अगर मैं 1000 रुपए रखता हूँ बैंक में 5% के हिसाब से, देखो ये परसेंट जो होता है ना चेंज होता है, इंटरेस्ट जो रेट होता है ना वो चेंज होता है। सो रेट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन
करंट सिनेरियो, हमारे जो कंट्री में जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आर हो जाता है। वो प्रिंसिपल 1000 रुपये 1 साल के लिए अगर आप रख रहे हो तो आप 50 रुपये कमाओगे। आफ्टर 1 ईयर 365 डेज के बाद आपको 50 रुपये मिलेंगे। क्या इंटरेस्ट, मतलब आपने बैंक में जो पैसा रखा उसमें आपने जो एक्स्ट्रा जो कमा लिया 50 रुपीज है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, it is nothing but what is the principal plus simple interest. What was the principal which you invested? That is 1000. What is the interest you gained? 50 rupees. It is 1050 rupees. So आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज लेकिन आपको मिला 1050 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। दिस इज द अमाउंट, दिस इज हाउ अमाउंट इज कैलकुलेटेड। अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है। सी ये जो एक बात मैं बता दूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ये वीडियो वापस से पीछे कर लेना और देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको आता है, परसेंटेज चैप्टर में आपने सीखा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे, सपोज मेरा 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलता है। सो क्या करते हो आप, 10% ऑफ 100 नहीं निकालते हो, आप ये देखते हो ना कि 10% कितना होता है 100 का। सो आपको तो ये कैलकुलेट करना आता है 10/100 इंटू 100, क्योंकि 10% मतलब 10/100 इंटू 100 करोगे। सो क्या है ये 10 आया, क्या है ये 10 रुपीज में, क्या है वो इंटरेस्ट है, आप निकाल लिए। क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप ये पता कर सको कि 10 रुपए अगर इंटरेस्ट है तो टोटल मैंने कितना कमाया, 10 रुपए कमाए, लेकिन आपके हाथ में कितना आया, 110 रुपए आया। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा? इंटरेस्ट है। समझो बात को, आपको आता है कैलकुलेट करने। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है, जो आपको रेट बोला जाता है, वहां पे लिखा होता है इट इज परसेंट पर एनम, परसेंट पर एनम। सो आप यहाँ पे फटाक से अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि जो तूने 10 रुपए निकाला है वो 1 साल का है। अब किसी ने पूछा कि 6 महीने का कितना होगा, सो आप क्या करोगे, 10 रुपए डिवाइड बाई 2, 6 महीने में आपको 5 रुपए मिलेंगे। किसी ने बोला कि यार 3 महीने में कितना होगा, 3 महीने में आपको 10 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, क्योंकि 3 महीना ऐसे 4 बार होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना मिलके 1 साल होते हैं। सो क्या हुआ, आप डिवाइड बाई 4 कर दो, आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। कब का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट। सो ये कॉमन सेंस भी हमें ध्यान रखना। ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको मैंने बता दिया, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो करें प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्रॉपरली। वापस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज गो बिहाइंड, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ वापस से, प्लीज डू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बताया आपको इस वीडियो में, मैंने आपको बैंक के बारे में बताया जहां पे आप पैसा रखते हो। अच्छा, बैंक जरूरी नहीं है कि पैसा ही रखवाती है, आजकल तो बैंक आपके एसेट्स रखवाती है। आप अपने जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स रखते हो, वहां पे बैंक आपसे रखवाती है। इनफैक्ट आपको उसके उसके एवज में लोन भी देती है। सो ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप अभी ये समझो बात को कि बैंक में आप पैसा रखते हो तो अब आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, अगर हमें पढ़ना तो सिंपल इंटरेस्ट है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो आपने सीखा इधर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आप अमाउंट निकाल सके, सो अमाउंट क्या होगा, इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, फाइनली आपने टोटली अपने हाथ में कितना लिया जब आपका मैच्योरिटी पीरियड हो गया। व्हाट इज मैच्योरिटी पीरियड, कितने साल के लिए आप पैसा बैंक में रखना चाहते हो, दैट इज अ मैच्योरिटी पीरियड। आ रहा है आप लोग को समझ में, इट इज ये बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, यही सब है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा नहीं, एक्सरसाइज डायरेक्टली चालू करूंगा नहीं, मैं कुछ सम दूंगा आपको। और एक चीज आप ध्यान रखें, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो समझाता हूँ मैं, ये इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र बोर्ड। अब अगर आप CBSE बोर्ड के बच्चे हो तो आपको ये हेल्प करेगा गाइस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। सो और साथ ही साथ 2 वीडियो में लगाऊंगा, 2 वीडियो के बाद चौथा वीडियो जो होगा ना वो प्रैक्टिस सेट होगा। सो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों अपनी कमर कस लो और थोड़ा एक्सपर्ट बनने के लिए अपना विजन बड़ा करो।
ठीक है, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। हर वीडियो में, हर इंट्रोडक्शन में मैं एक्स्ट्रा सम लेता हूँ आपकी भलाई के लिए। प्लीज डू वॉच इट प्रॉपरली। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा सम्स, उसके अगले वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा सम्स, बाद में फोर्थ वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे और फिर फाइनल खत्म करेंगे चैप्टर को। सो प्लीज बी विथ मी एंड प्लीज subscribe this channel if you haven't subscribed, and please do share this video among your friends. Before quitting this platform, please do share this video and like करके ही जाना, ठीक है, बिना like किए अपना जाना। Thank you very much guys, let's meet in the next video. We are going to solve some related questions, related sums इस चैप्टर के जो रेलेवेंट होगा। इजी होंगे, आपको धीरे धीरे ट्रेन कर दूंगा मैं आगे एक्सपर्ट लेवल पे। ठीक है, चलो, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।